Hello students, so today we will discuss chapter number 1, the River Valley Civilization, and under River Valley Civilization we will read Indus Valley, Mesopotamia, Egyptian और Chinese. ट्रस्ट मी बेटा, बहुत सारी बुक्स मैंने देखी हैं जिन बुक्स में एक सेपरेट चैप्टर होता है इंडस पे, मेसोपोटामिया पे, इजिप्शियन पे और चाइनीज़ पे, और आपकी बुक में ये चारों को मिला के एक चैप्टर बना दिया है. तो थिंक अबाउट द लेंथ ऑफ द चैप्टर, कितने वीडियोस मुझे बनाने पड़ेंगे और कितना लेंथी ये चैप्टर होगा. ठीक है. सो बेटा, ये जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है ये आपको रीड करनी है. अगर इनमें से किसी भी टर्म को आपको प्रॉब्लम आए या कोई टर्म आप नहीं समझ पाए तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दें, तो मैं आपको देन एंड देयर उसको एक्सप्लेन कर दूंगी. ठीक है बेटा, थाउजेंड्स ऑफ ईयर लग गए हमको इस स्टेज में पहुंचने में, हमारी लाइफ को इम्प्रूव बनाने में, हमारी लाइफ में लग्जरी कंफर्ट को ऐड करने में. ठीक है. नाउ वी आर डूइंग एग्रीकल्चर, वीविंग, पोइट्री, फायर का यूज़ हम जानते हैं, हम लैंग्वेज जानते हैं, हम लोग ये जानते हैं कि हमको साथ में कैसे रहना है, कम्युनिटीज़ की इम्पोर्टेंस क्या है, रूल्स को हमको फॉलो करने हैं जिससे हमारे सोसाइटी में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो. धीरे से हमने मेटल को यूज़ करना भी सीख लिया है और ग्रेजुअली हम प्रिमिटिव स्टेट से किस में आ गए हैं, सिविलाइज्ड स्टेट में आ गए हैं. अब सिविलाइजेशन सिविलाइजेशन आप बोल रहे हो मैडम, पूरा चैप्टर सिविलाइजेशन है, पर सिविलाइजेशन होती क्या है मैं बताती हूँ आपको. सिविलाइजेशन के पहले हम थोड़ा सा एब्रीविएशंस देख लें. बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट. ज़ीरो वो ईयर है जहाँ पर लॉर्ड क्राइस्ट का बर्थ हुआ. ज़ीरो के पहले का टाइम जो होगा, क्राइस्ट के बर्थ के पहले का टाइम जो होगा उसको हम बिफोर क्राइस्ट बोलेंगे. ठीक है. फिर एडी एनो डोमिनी, मतलब जो इसको बोलते हैं ईयर ऑफ लॉर्ड. लॉर्ड इसमें बात करना मतलब आप जो भी बातें कर रहे हो वो जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद वाली बातें कर रहे हो. कॉमन एरा, कॉमन एरा ऑल्सो रेफर्स टू द पीरियड आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस, बट बीसी stands for before common era, and it talks about before the birth of Christ, before the birth of Christ. ठीक है. हाँ, एक चीज़ और जान लो, जो सी होता है ये लैटिन वर्ड सिरका के लिए होता है जिसका मतलब होता है अप्रॉक्सीमेटली. अब अच्छा, सिविलाइजेशन क्या होती है? देखो, स्टेट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी दैट इज़ वेरी डेवलप्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड. वो स्टेट ह्यूमन सोसाइटी का जो डेवलप्ड है, जो ऑर्गेनाइज्ड है. अगर हम सिंपलेस्ट डेफिनेशन की बात करें सोसाइटी की, इट इट्स ओन डेवलप्ड कल्चर एंड अ वे ऑफ लाइफ. ओके. चलो, सिविलाइजेशन क्या है बेटा? एक स्टेट है ह्यूमन सोसाइटी की दैट इज़ वेरी डेवलप्ड एंड ऑर्गेनाइज, जो कि बहुत डेवलप है, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है. अगर सिंपलेस्ट डेफिनेशन दें तो सिविलाइजेशन का मतलब वो सोसाइटी है जिसने अपने कल्चर को, अपने वे को डेवलप किया है. ठीक है. अब सिविलाइजेशन बिगिन कहाँ से हुई होगी बेटा? एग्रीकल्चर से. ठीक है. कहाँ से हुई होगी? एग्रीकल्चर से. अगर आपको एग्रीकल्चर करना है तो मैन को सेटल डाउन रहना पड़ेगा क्योंकि उसको वाटर देना है. फिर आपको धीरे से उसमें फर्टिलाइज़र ऐड करते हैं, मेन्योर ऐड करनी है. चलो, फर्टिलाइज़र मेन्योर नहीं भी रहा होगा उस टाइम, तो आपको वाटर तो देना है उस क्रॉप को. फिर आप उसको जो हार्बीवोरस एनिमल्स हैं उससे भी आपको संभाल के रखना है, क्रो पैरट से संभाल के रखना है. तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसी एरिया के नियर बाय सेटल होना पड़ेगा जहाँ पर आप एग्रीकल्चर कर रहे हो. ठीक है. तो एग्रीकल्चर का मतलब ही होता है सेटलमेंट. एग्रीकल्चर मीन्स सेटलमेंट, द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग एट अ पर्टिकुलर प्लेस. ठीक है. सेटलमेंट. तो अब एग्रीकल्चर जैसे जैसे डेवलप होगी एंड मेटल गेव अ बूस्ट टू द ग्रोथ ऑफ डिफरेंट सिविलाइजेशन. एग्रीकल्चर डेवलप हो गई है, बहुत सारे टाइप के मेटल आ गए हैं, तो क्या होगा स्टूडेंट्स? बूस्ट मिलेगा सिविलाइजेशन की ग्रोथ को. अगर हम मेजर सिविलाइजेशन की बात करें, अगर हम मेजर अर्लीस्ट सिविलाइजेशन की बात करें तो वो होगी इंडस वैली रिवर, जो रिवर इंडस पे है, जिसको सिंधु रिवर भी बोलते हैं. मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन दो रिवर के बीच में, यूफ्रेटिस और टिग्रिस. इजिप्शियन सिविलाइजेशन नाइल रिवर पे है, और जो चाइनीज सिविलाइजेशन है वो हुआंग रिवर पे है, ये याद रखना. इंडस रिवर पे इंडस वैली सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन यूफ्रेटिस और टिग्रिस रिवर के बीच में है. इजिप्शियन सिविलाइजेशन नाइल रिवर के पास में है, और चाइनीज सिविलाइजेशन हुआंग रिवर के पास है. अब मुझे बात बताओ बेटा, सिविलाइजेशन क्यों हमेशा रिवर के पास में होती थी? अगर हम वर्ल्ड की ग्रेटेस्ट सिविलाइजेशन की बात करें तो वो सारी की सारी रिवर के पास में ही है. क्यों? इसीलिए हम उनको रिवर वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं. पर क्यों है? इसलिए है बेटा क्योंकि रिवर प्रोवाइड्स देम वाटर. किसी भी सिविलाइजेशन के सर्वाइवल के लिए क्या चाहिए?
क्या चाहिए बताओ? पानी। तो पानी जहाँ पर भी इजीली मिलेगा वहाँ पर लोग रहने लग जाएंगे। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो रिवर इंडस के पास हुई। इजिप्शियन सिविलाइजेशन नाइल रिवर के पास हुई। मेसोपोटामियम टिग्रिस और यूफ्रेटिस के पास हुई। और चाइनीज सिविलाइजेशन हुआंगो वैली पे हुई। क्यों बेटा? देखो अब क्यों हुई उसकी बात करें हम। रिवर्स प्रोवाइड कंस्टेंट सप्लाई ऑफ वाटर फॉर मैन एज वेल एज फॉर एग्रीकल्चर। रिवर आपको क्या देती है? पानी दे रही है। किसके लिए पानी दे रही है? एग्रीकल्चर के लिए भी पानी दे रही है और मैन की डेली नीड्स के लिए भी दे रही हैं। फिश दे रही हैं, बर्ड्स दे रही हैं, ठीक है, जो फूड का काम भी कर रहा है। रिवर के आसपास आपको बहुत अच्छा पास्चर मिलेगा। पास्चर मतलब घास मिलेगी, तो आप आपके एनिमल को वहाँ पर ग्रेस करा सकते हो। क्लाइमेट ऑफ वैली बीइंग माइल्ड और प्लीजेंट। अगर आप रिवर के पास रहोगे तो हमेशा माइल्ड और प्लीजेंट क्लाइमेट मिलेगा। क्यों मिलेगा बेटा? क्योंकि वहाँ पर ना तो बहुत ज़्यादा ठंडी कभी होती है और ना बहुत ज़्यादा गर्मी। और ये किसकी वजह से? आप लोगों ने साइंस में क्लास 4 और 5 में पढ़ा होगा, बिकॉज ऑफ लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज। ठीक, कोई बात? चलो, रिवर से आप कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन भी कर सकते हो। जब कोई रूट नहीं था तो सबसे अर्लीस्ट रूट वही तो था। कौन सा? वाटर रूट। ठीक है, दे वर यूजफुल फॉर कैरिंग ह्यूमन एज वेल एज गुड। आज भी अगर हम इंटरनेशनल ट्रेड की बात करें तो हमारा 90% ट्रेड कौन नहीं डोमिनेट करता है बेटा? वाटर रूट्स डोमिनेट करते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे फर्स्ट सिविलाइजेशन, जो सिविलाइजेशन है इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये कब आई बेटा? थर्ड डिकेड में एग्जिस्टेंस में आई। द इंडस वैली सिविलाइजेशन कम टू लाइट ओनली ड्यूरिंग द थर्ड डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी का जो थर्ड डिकेड था उसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन कहाँ पर आई? एग्जिस्टेंस में आई। मतलब कब आई? 1921 और 1922 में, जब एक्सकवेशन हो रहे थे। एक्सकवेशन मतलब डिगिंग करना, चीज़ों को खोद कर निकालना। वर मेड बाय इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट। कौन से आर्कियोलॉजिस्ट कर रहे थे बेटा? इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट इस काम को कर रहे थे। कहाँ पर? नॉर्थ वेस्ट रीजन में। मतलब नॉर्थ वेस्ट वो पाकिस्तान वाला जो रीजन है, इंडिया का पंजाब गुजरात वाला जो रीजन है वो नॉर्थ वेस्ट रीजन है। जो एक्सकवेशन थे वहाँ पर डिस्कवरी हुई और डिस्कवरी से पता चला और हमें रियून्स मिले प्री हिस्टोरिक सिटीज लाइक हड़प्पा वेस्ट पंजाब में, मोहनजोदड़ो सिंध में। हड़प्पा वेस्ट पंजाब में, मोहनजोदड़ो सिंध में है। अब इन 1992 में जो दयाराम साहनी थे, ठीक है, किसको मिली बेटा? दयाराम साहनी को। उन्होंने रियून्स निकाले किसके? हड़प्पा के। कहाँ से निकाले? ऑन द बैंक ऑफ रिवर रवि इन द मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट इन वेस्ट पंजाब। मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट है कहाँ पर है? पंजाब में। कौन सी रिवर? रवि रिवर। रवि रिवर के किनारे पर। ठीक है, रखालदास बनर्जी। अच्छा, पहली बात सुनो, मोहनजोदड़ो कहाँ पर है? सिंध में है। वेस्ट पंजाब हड़प्पा, ठीक है, हड़प्पा कहाँ पर है? वेस्ट पंजाब में है। जो 1922 में दयाराम साहनी ने क्या डिस्कवर किया बेटा? हड़प्पा। हड़प्पा कहाँ से मिली बेटा? जो रवि रिवर थी उसके बैंक पे मिली। और उसके डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो? मोंटगो मैरी। ठीक है, उसके बाद रखलदास जो बनर्जी थे, रखलाल दास बनर्जी, उन्होंने क्या डिस्कवर किया? तो हड़प्पा मिली सहानी जी को और मोहनजोदड़ो मिला रखलदा को। मीनिंग माउंड ऑफ द डेड। ठीक है, मोहनजोदारो माउंड ऑफ द डेड। ये किस रिवर के पास मिले? इंडस रिवर के पास मिले। लरखना डिस्ट्रिक्ट सिंध। लरखना डिस्ट्रिक्ट सिंध के पास रिवर सिंध में लरखना डिस्ट्रिक्ट है। किस रिवर के पास? इंडस रिवर के पास। वहां पर क्या मिला? मोहनजोदारो। मोहनजोदारो का मीनिंग है माउंट ऑफ द डेड। क्या है? माउंट ऑफ द डेड। ठीक है, और ये किसको मिला बेटा? ये मिला रखलदास बनर्जी को। दयाराम साहनी को क्या मिला 1922 में? हड़प्पा। किस रिवर के किनारे? रवि नदी के किनारे। और डिस्ट्रिक्ट कौन सा था? मोंटगोमेरी। ठीक है, पर अगर आज मॉडर्न डे की बात करें तो मॉडर्न डे मोहनजोदड़ो भी और हड़प्पा भी, दोनों के दोनों कहाँ पर है बेटा? पाकिस्तान में है। एज हड़प्पा वॉज द फर्स्ट सिटी साइट वॉज एग्जैक्ट। हड़प्पा पहली सिटी साइट थी जो यहाँ से एक्सेप्ट की गई, इसीलिए बहुत टाइम तक हमने इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोला। सी दिस साइट वर फाउंड ऑन द बैंक ऑफ रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरी, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड इंडस वैली सिविलाइजेशन।
अगर कोई आपसे बोलेगा इसको हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन क्यों बोलते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? क्योंकि यहाँ की एक्सावेट की गई फर्स्ट सिटी कौन सी थी? हड़प्पा। फिर सेकंड क्वेश्चन कोई पूछता है तो चलो ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी जो मेन सिटीज़ हैं वो किस पे मिली है? रिवर इंडस पे या उसकी ट्रिब्यूटरीज पे। मैंने बताया ट्रिब्यूटरी क्या होती है, जैसे मेन रिवर है, इसको पानी देने वाली रिवर्स को हम क्या बोलते हैं? ट्रिब्यूटरी। बेटा जो डिस्कवरी थी, एक्सप्लोडेड एंड एज ओल्ड मिथ, ठीक है, ऐसे बोला जाता था बेटा, इट वॉज अर्लियर बिलीव दैट हिस्ट्री ऑफ इंडिया बिगेन विद द कमिंग ऑफ आर्यंस। हमने ऐसे सुना, हमने ऐसे बोला कि हमारी इंडिया की हिस्ट्री कब से चालू होती है? जब से आर्यंस इंडिया में आए, ठीक है। पर जो एक्सकवेशंस थे इंडस वैली के, उन्होंने पता करा, उनसे पता चलता है कि भाई ऐसा नहीं है कि जब से आर्यंस आए जब भी से सिविलाइजेशन हुई तभी से हिस्ट्री बिगेन हुई, ठीक है। Indus Valley pushed back the history of India by almost 2000 ईयर। इंडस वैली सिविलाइजेशन के एग्जिस्टेंस में आने से पता चल गया कि हमारी हिस्ट्री इससे भी पुरानी है। किससे भी पुरानी है? आर्यंस के आने से भी पुरानी है। इट बॉट टू लाइट द हाईली प्लान सिटीज ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो। यहाँ पर हमको पता चला कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा जैसी बहुत प्लान सिटीज भी इंडिया में थी। कब थी बेटा? 5000 ईयर अगो। कब थी बेटा? 5000 ईयर अगो। तो इससे क्या हुई, आज डिस्कवरी जो इंडिया की थी वो कितने साल पीछे खसक गई? 200 साल, नहीं 2000 ईयर और पीछे की तरफ चली गई। समझ में आई बात? नहीं तो हमको लगता था आर्यंस के आने के बाद ही इंडिया की हिस्ट्री स्टार्ट हुई है, पर ऐसा नहीं है। अब अगर हम सिविलाइजेशन के स्प्रेड की बात करें तो बेटा बहुत सारी साइट्स हमको मिल रही हैं। आप लोगों ने सीक्रेट्स ऑफ सिनोली नहीं देखा है तो एक बार देखें, एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री है, नाम है सीक्रेट्स ऑफ सिनोली। उसमें बहुत कुछ बताया गया है किसके बारे में? सिविलाइजेशन के बारे में, ठीक है। राखी गढ़ ये भी हमको मिला है, मतलब कंटिन्यूस अभी अगर हम एग्जाबिशन करें तो हमें साइट्स मिलती जा रही है, ठीक है। अगर हम 1921 की बात करें तो तब तक हमको 250 साइट्स मिल चुकी थी। कहाँ पर? नॉर्थन एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट, मेकिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज़ द लार्जेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ एशियन वर्ल्ड। पूरे एंशियंट वर्ल्ड की सबसे बड़ी सिविलाइजेशन है इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्योंकि 250 से ज़्यादा साइट्स 1921 में हमको मिल चुकी थी। सिविलाइजेशन ऑफ ऑल दीज साइट्स रिजेंबल दैट हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो। जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में जो चीज़ें मिली हैं वही बाकी पूरी सिविलाइजेशन में ही मिली है। जैसे लोथल गुजरात में है, चन्नूदारो सिंध में है, कालीबंगा राजस्थान में है, रोपर पंजाब में है, आलमगिरी उत्तर प्रदेश में है, बनवाली हरियाणा में है। दो नई साइट्स में मिली हैं, कौन कौन सी? राखी गढ़ी हरियाणा में और ढोलावीरा गुजरात में। राखी गढ़ी कहाँ है बच्चा? हरियाणा, ढोलावीरा गुजरात। इससे पता चला है कि अभी भी हमको बहुत कुछ और मिल सकता है। दिस इंडिकेट दैट हड़प्पन कल्चर हैड कवर्ड अ लार्ज एरिया ऑफ सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। इससे पता चल गया हमको कि जो हड़प्पन कल्चर थी उसका बहुत सारा हिस्सा कहाँ पर है बेटा? सिंध में है, बलूचिस्तान में है, पंजाब में है, हरियाणा में है, राजस्थान में है, गुजरात में है, ठीक है। द सिविलाइजेशन लास्टेड फॉर अबाउट 1000 ईयर। और ये सिविलाइजेशन कितने साल रही बेटा? 1000 ईयर। कितने साल रही? 1000 ईयर। सो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे मेन फीचर्स ऑफ दिस सिविलाइजेशन के मेन फीचर। टाउन प्लानिंग, ठीक है। द पीपल वर अर्बन एंड देयर सिटीज वर प्लान्ड स्किलफुली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। दो पार्ट में सिटी डिवाइडेड होती थी और बहुत ही स्किल से, कुशलता पूर्वक उसको डिजाइन किया गया था। एक रेस्ड पार्ट होता था थोड़ा सा ऊंचा उठा हुआ, उसको हम बोलते थे सिटाडल, और एक लोअर पार्ट था जो थोड़ा सा नीचे था, उसको बोलते थे लोअर टाउन, ठीक है। दोनों पार्ट के पास बेग्ड, मतलब जो मिट्टी की जो हम ईंट बनाते हैं उसको पका के उसकी वॉल बनाई गई थी। एक साइड सिटाडल, दूसरी साइड लोअर टाउन। जो मेन स्ट्रीट थी वो बहुत वाइड थी, स्ट्रेट थी। जो मेन स्ट्रीट थी वाइड थी, स्ट्रेट थी, और उनको कट करती थी अगर कोई रोड तो वो राइट एंगल पे कट करती थी, कोई जिगजैग में नहीं। जैसे आज भी हमारे इंडिया में कुछ कहाँ से कब कट हो जाएंगी पता ही नहीं चलेगा। फायर बर्न ब्रिक्स, मतलब जो रोड है या जो स्ट्रीट है वो किससे बनी होती थी बेटा? फायर बर्न ब्रिक, मतलब उस टाइम उनको ईंटों को पकाना आता था और उस प्रकार उन्होंने ईंट बनाई और अपनी स्ट्रीट बना दी। हाउसेज वर ऑफ डिफरेंट साइजेस एंड हैड 1 स्टोरी और 2 स्टोरी। घर बहुत साइजेस के होते थे, अलग अलग साइजेस के होते थे, कुछ 1 स्टोरी, कुछ 2 स्टोरी। दे वर बिल्ट ऑन रेस प्लेटफॉर्म फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट फ्लड। उनको थोड़ा सा ऊपर करके बनाया जाता था। कैसे?
ऊपर यहाँ करके घर बनाया जाएगा। क्यों यहाँ पर घर बनाया जाएगा बच्चा? जिससे कि यहाँ अगर कोई फ्लड आए तो घर सेफ रहे। सब सारे के सारे हाउसेस में बाथरूम्स होते थे और वेल्स होते थे। हर घर में कुआं होगा और हर घर में वॉश एरिया होगा। घरों में थोड़ी सी विंडो होती थी, बहुत सारे दरवाजे होते थे, लार्ज बिल्डिंग भी मिली हैं जिसको आप असेंबली हॉल की तरह यूज़ कर सकते हैं। एक रिमार्केबल ग्रीनरी मिली है। कहाँ पर मिली है वो रिमार्केबल ग्रीनरी? हड़प्पा में मिली है और उस ग्रीनरी का नाम है ग्रेट ग्रीनरी, स्टोर हाउस ऑफ द ग्रीन। यहाँ पर बेटा एक बार देख लो, ये गेटवे ऑफ हड़प्पा है, ये हड़प्पा के ruins हैं और ये मोहनजोदारो के ruins हैं। ruins मतलब क्या बोलना चाहिए, डिस्ट्रक्टेड फॉर्म। सो स्टूडेंट्स, ये है ग्रेट बाथ। इसको हम आज के मॉडर्न टाइम में ही शायद क्या बोलते हैं, स्विमिंग पूल। ठीक है, ये कहाँ पर मिला है बेटा ग्रेट बाथ? कहाँ पर है? मोहनजोदड़ो में। कहाँ पर है? मोहनजोदारो में क्या है? ग्रेट बाथ है। इट हैड एन ओपन क्वाड्रेंगल एंड वरांदा गैलरीज। ठीक है, इसमें वरांदा भी है जिसको आप गैलरी बोल सकते हो, क्वाड्रेंगल है। ठीक है, 4 साइड्स हैं, 6 एंट्रेंसेज है। इधर आने के लिए कितनी एंट्रेंस थी? 6 एंट्रेंस थी, 4 साइड्स थी। सेंट्रल बाथिंग पूल था जिसमें ड्रेसिंग रूम भी थे। आज भी आप बहुत सारे किसी रिवर में नहाने जाते हैं तो वहाँ पर भी आपको चेंजिंग रूम नहीं मिलता इतना सोसाइटी के डेवलप होने के बाद। तो सोचो स्टूडेंट्स कितने डेवलप होंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग, कि उन्होंने क्या बना रखा है बेटा, ड्रेसिंग एरिया बना रखा था। बाथिंग पूल तो था जिसको आप ग्रेट बाथ बोलते हो, उसके आसपास ड्रेसिंग रूम था। इट मेड वाटर टाइट विथ बर्न्ड ब्रिक्स। इसको बेक्ड ब्रिक से क्या बनाया गया है? वाटर टाइट बनाया गया है, उसके ऊपर फिर प्लास्टर किया गया है। स्विमिंग पूल कितना, इसकी लेंथ एंड विड्थ भी दी है। 12 मीटर लॉन्ग है, 7 मीटर वाइड है और 2.5 मीटर डेप्थ है इसकी। 12 मीटर लॉन्ग, 7 मीटर विड्थ एंड डेप्थ 2.5 मीटर्स। इट वॉज फिल्ड विद द वाटर टेकन फ्रॉम द वेल। कुओं से जो पानी निकाला जाता था वो पानी इसके अंदर भर दिया जाता था। इट वॉज प्रोबेबली यूज फॉर पब्लिक बाथिंग ऑन इम्पॉर्टेंट रिलीजियस। ऐसे विश्वास करते हैं कि जब कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल या कोई रिलीजियस ओकेशन होता होगा तो सारे लोग इसमें मिलके नहाते होंगे। ठीक है, और पानी कहाँ से आता होगा? कुएं से आता होगा। इसकी जो लेंथ है वो 12 मीटर है, विड्थ 7 मीटर है एंड डेप्थ 2.5 मीटर्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, द असेंबली हॉल। दूसरा जो स्ट्राइकिंग स्ट्रक्चर मोहनजोदड़ो में मिला है वो एक हॉल है जिसकी लेंथ और विड्थ कितनी है? 69 मीटर एंड 23.4 मीटर। ठीक है, और इसमें जो वॉल्स बनी है, दीवारें हैं, वो 1.5 मीटर थिक हैं। इसमें बहुत सारे पिलर्स हैं। कितने पिलर्स हैं टोटल बेटा? 20 पिलर्स हैं, जो कि जितने भी पिलर्स हैं वो कैसे बनाए गए हैं बेटा? बेक्ड और बॉन्ड ब्रिक्स, जो पकाई हुई जो ईंट होती है उससे बने हुए हैं। दीज बिल्डिंग में हैव बीन एन असेंबली हॉल। हो सकता है ये असेंबली हॉल हो, तभी तो इतना बड़ा 69 मीटर एंड लॉन्ग एंड 23 मीटर विड्थ है उसकी। उसको टाउन हॉल भी बोल सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक भी बोल सकते हैं, प्रेयर हॉल। अभी तक ये नहीं पता है कि इसका यूज़ कैसे हो सकता है। सम आर लाइक कि टाउन हॉल था, कुछ लोग बोलते हैं असेंबली हॉल था, कुछ बोल रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक था। तो जो भी कुछ था, पर इतना बड़ा हॉल हमको मिला है। अब हम पढ़ेंगे ड्रेनेज सिस्टम, मेरा फेवरेट टॉपिक। बेटा आज भी आप बहुत सारी सिटीज़ को देखो तो वहाँ पर कवर्ड ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। ये देखो, ये ड्रेनेज सिस्टम कहाँ का है? हड़प्पा का। और ये ड्रेनेज सिस्टम कहाँ का है? मोहनजोदड़ो का। पूरे कवर्ड ड्रेनेज सिस्टम थे। कैसे? प्रॉपरली कवर्ड ड्रेनेज सिस्टम थे। और ये जो प्रॉपरली कनेक्टेड कवर्ड ड्रेनेज सिस्टम थे, हर घर का अपना एक वॉश एरिया होता था। हर घर के वॉश एरिया को एक स्ट्रीट ड्रेनेज से जोड़ा जाता था। स्ट्रीट जो ड्रेनेज था वो मेन ड्रेनेज से जुड़ा हुआ होता था। बीच बीच में इंस्पेक्शन होल होते थे। अब मुझे बात बताओ, ये आपके घर का जो वेस्ट वाटर वो स्ट्रीट में मिलेगा, ठीक है, स्ट्रीट वाले में मिल जाएगा। स्ट्रीट वाला मेन में मिल जाएगा। मेन में आपको इंस्पेक्शन होल मिलेंगे। इंस्पेक्शन होल क्या किस काम आते थे बेटा? कि अगर कोई बैरियर बैरियर बोल रही हूँ, सॉरी सॉरी सॉरी, अगर पूरे पैसेज में कहीं पर भी कोई ब्लॉकेज आ जाए तो उस ब्लॉकेज को क्लियर करने के लिए हमने क्या बनाए थे? थोड़ी थोड़ी दूरियों पे इंस्पेक्शन होल। ठीक हो, चलो अब बुक में क्या लिखा हो पढ़ते हैं।
इट वॉज कनेक्टेड टू हाउस ड्रेन से कनेक्ट होगा। फिर ये जो ड्रेन होंगे ये मेन होल से कनेक्टेड होंगे। रेगुलर डिस्टेंस पे इंस्पेक्शन होल होंगे। इंस्पेक्शन होल क्यों होते हैं? क्लीनिंग के लिए। जो एक्सीलेंट सिस्टम था वो बताता है कि कितना इम्पोर्टेंट और कितना डेवलप्ड सिविलाइजेशन था, जो सैनिटेशन और क्लीनिनेस पे पूरी तरह ध्यान देता था। अब अगर हम बेटा सोशल लाइफ की बात करें, किसकी बात करें स्टूडेंट? सोशल लाइफ की। तो जो सोशल लाइफ थी वो कैसी होती थी लोगों की? कैसी होती थी स्टूडेंट्स? द पीपल मेनली एट वीट बार्ले राइस। कौन कौन सी क्रॉप थी? वीट, बार्ले, राइस, वेजिटेबल, मटन, फिश। ये इनका कॉमन फूड था। मटन, फिश, वीट, बार्ले कॉमन फूड था। टू पीसेस ऑफ क्लॉथ पहनते थे वो। अपर गारमेंट जिसको शॉल बोलते थे, शोल्डर्स के ऊपर से जाता था। लोअर गारमेंट जैसे कि धोती होती है वैसे होता था, ठीक है। वुमेन वुमेन यूज्ड अ क्लॉथ बाउंड एट द वेस्ट बाय गिडल, ठीक है। कमर से मतलब एक प्रॉपर क्लॉथ होता था जो कि कमर से बंधा हुआ होता था। कॉटन फैब्रिक का यूज़ होता था, ठीक है। कई बार वूल का यूज़ भी होता था। तो बेटा वुमेन क्या यूज़ करती थी? एक क्लॉथ जो वेस्ट पे गिरडल से बंधा हुआ था, कमरबंद या बेल्ट से बंधा हुआ होता था। पूरा एक क्लॉथ होता था वुमेन के ऊपर जिसमें बीच में बेल्ट बांध दिया जाता था कमर से, ठीक है। कॉटन फैब्रिक का यूज़ होता था, वूल फैब्रिक का भी यूज़ होता था। बाय एंड लार्ज द अटायर ऑफ मेल एंड फीमेल वॉज कॉमन विथ फ्यू इंस्ट्रक्टिव ऑर्नामेंट यूज बाय ओनली वुमेन। वैसे मेल और फीमेल का जो अटायर था वो कॉमन ही था, बस एक चीज़ का डिफरेंस था कि कुछ ज्वेलरी थी वो सिर्फ वुमेन पहनती थी, ठीक है। जैसे कि नेकलेस, फिंगर रिंग, आर्मलेट्स आर बोन बाय बोथ एंड। अगर हम नेकलेस की बात करें, फिंगर रिंग की बात करें, आर्मलेट की बात करें, आर्मलेट मतलब तावीज़ की बात करें या लॉकेट की बात करें, तो वो तो मैन वुमेन दोनों पहनते थे। सिल्वर वॉज मोर कॉमन देन गोल्ड। उस टाइम सिल्वर बहुत कॉमन था, गोल्ड इतना कॉमन नहीं था। हरप्पा प्रोबेबली गॉट गोल्ड फ्रॉम कर्नाटक, प्रीशियस स्टोन्स फ्रॉम गुजरात एंड ईरान। उनको जब प्रीशियस स्टोन्स लाने होते थे तो वो गुजरात और ईरान चले जाते थे। और अगर उनको क्या चाहिए होता था बेटा? गोल्ड, तो वो कहाँ जाते थे? कर्नाटका। फायांस वॉज ऑल्सो यूज टू मेक बैंगल। फायांस का यूज होता था, फाइनेंस का यूज होता था बैंगल्स, इयरिंग, बीड्स और स्मॉल वेसल्स बनाने में। फायांस फायांस मतलब चीनी मिट्टी जो होती थी उसका, उससे बैंगल भी बनाई जाती थी, उससे इयरिंग बनाए जाते थे, बीड्स बनाए जाते थे, छोटे छोटे बर्तन बनाए जाते थे। फायांस इज एन आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड मटेरियल। फायांस क्या है बेटा? एक आर्टिफिशियली प्रोड्यूस मटेरियल है। इंडस वैली पीपल यूज्ड इट मेनली टू मेक बीड्स। और लोग क्यों इसको यूज़ करते थे? बीड, इयरिंग, बैंगल बनाने में। जो चिल्ड्रंस थे वो डिफरेंट टाइप ऑफ टॉयज से खेलते थे, जैसे व्हील्ड कार्ट, विसल, फिगर ऑफ बर्ड एंड एनिमल। बहुत सारे खिलौने थे और ये एक टॉय कार्ट है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आई एम एंडिंग दिस वीडियो हियर। वी विल कवर द नेक्स्ट पार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो।